तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। और प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, यहाँ पे देख सकते हैं वास्तविक संख्या, यानी चैप्टर जो फर्स्ट है उसके उदाहरण के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को हम रापची के स्टाइल में सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम में उदाहरण से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए उदाहरण के प्रश्न भी आपको सॉल्व करना जरूरी है प्यारे बच्चों। तो आइए प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं, एक एक क्वेश्चन लेते हैं और कंसेप्ट के साथ क्लियर करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं पहला प्रश्न यानी पहला उदाहरण। अगर प्यारे बच्चों ये नई वाली बुक है, ठीक है, अगर पुरानी वाली बुक में देखेंगे ना तो ये आपको उदाहरण 5 में नजर आएंगे, ठीक है। नई वाली बुक में क्या किया गया है कि बहुत सारे क्वेश्चन को कम किया गया है, ठीक है। अगर नई वाली बुक आपके पास नहीं है तो हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में हमने दे दिया था, सारे के सारे साइंस का भी दे दिया, मैथ का भी दे, सब दे दिया हुआ है प्यारे बच्चों। हाँ, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जिसकी प्राइस है 251 रुपया। सारा पीडीएफ मिलता है, जितने भी हम पढ़ाते हैं, यानी साल भर पूरा मेहनत मैं करूंगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब मिलता है प्यारे बच्चों, ठीक है। अच्छा, तो आइए उदाहरण फर्स्ट को हम सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। कहता है क्या कि संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृत संख्या, यानी n एक प्राकृत संख्या हो सकती है, गिनती वाली संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। मतलब आपको बताना है कि n का, यानी 4 की पावर n का कोई ऐसा मान है जो शून्य पर समाप्त हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों, इसमें क्या है, हमें लिखना होगा, यानी नोट्स में क्या है, कुछ लिखना पड़ेगा, बस शब्द वाला अपने शब्दों से इसमें बताना है लिख करके। आइए प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे नोट में लिख देते हैं कुछ बातें, NOTE नोट, ठीक है। क्या लिखना है प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे अगर यहाँ पे क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों कि अगर कोई संख्या किस पे, शून्य पर, यानी 0 पर, शून्य पर समाप्त होना चाहती है, समाप्त होना चाहती है, तो याद रखना, अगर कोई संख्या शून्य पर समाप्त होना चाहती है तो उसके गुणनखंड करने पर, यानी उसके अभाज्य गुणनखंड करने पर, ऐसा लिख देते हैं, उसके अभाज्य गुणनखंड ठीक है, गुणनखंड करने पर क्या आना चाहिए प्यारे बच्चों, 2 के पावर m गुने में 5 के पावर n के रूप का आना चाहिए, रूप का आना चाहिए या रूप के आना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रूप का आना चाहिए, ठीक है, रूप का आना चाहिए प्यारे बच्चों, बस शब्द वाले वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, चाहिए, क्लियर। तो यहां पे आपने क्या देखा प्यारे बच्चों, 2 के पावर n गुने में 5 के पावर n के रूप का आना चाहिए। तो हमारे पास संख्या जैसे 4 है, तो अगर हम 4 का फैक्टर करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 गुने में 2 लिख सकते हैं। तो जब हम इसको 2 गुने 2 लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 के पावर 2 आएगा। तो 2 के पावर 2 आया, इसका मतलब क्या समझे कि ये हमारे पास 2 के घात m के रूप के, यहाँ पे क्या है, 2 की पावर m गुने 5 की पावर n के रूप का आना चाहिए। m n, ये जो समझो कि ये पावर है, m के जगह पे कोई भी संख्या हो सकती है, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6, उससे कोई मतलब नहीं है। तो आप देख रहे 2 की पावर 2 आया, इसका मतलब ये जो आया 2 की पावर m के रूप का आया है ना। तो यहाँ पे देख रहे 2 की पावर m गुने 5 की पावर n के रूप का नहीं आया, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे 2 के पावर m के रूप में आ रहा है। हम कह रहे हैं क्या कि दोनों कंडीशन आना चाहिए, 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का आना ही चाहिए। तो ये नहीं आया, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि यह, इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर लिखेंगे, चूंकि इसका है ना, इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या हुआ प्यारे बच्चों, 2 के पावर m गुने में 5 के पावर n के रूप का नहीं है,
रूप का नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसलिए कोई भी संख्या, यहाँ कहता नहीं कि संख्या 4 के पावर n पर विचार कीजिए, जहाँ n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 के पावर n अंक यानी शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो हम लिखेंगे इसलिए 4 के घात जो हमारे पास n, क्योंकि नेचुरल नंबर है, 4 के पावर n अंक जो है, अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है, शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है, समाप्त नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है, सकती है। क्लियर प्यारे बच्चों? तो मतलब यहाँ पे देखें, अगर हम कोई भी संख्या को अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, अगर इस रूप का आ जाता, 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का आ जाता, तो हम कह जाते हैं हाँ शून्य पर समाप्त हो सकती थी, लेकिन नहीं आया तो हम कह दिए कि कोई भी संख्या यानी 4 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आपने इस प्रश्न को समझ लिया, बस ये वर्ड प्रॉब्लम थे। आइए प्यारे बच्चों, अब हम क्या करते हैं, उदाहरण 2 को हम सॉल्व करते हैं। उदाहरण 2 क्या कहता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल है, हम यहाँ से लिखते हैं हल, और क्या करेंगे प्यारे बच्चों, पहले 6 का फैक्टर कर लेंगे, है ना, तो 2 से लगाएंगे तो 3, अब यहाँ पे 3 से लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 20 है, 20 का फैक्टर कर लो प्यारे बच्चों, 2 से लगाएंगे तो 10 होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 5 होगा, अगर हम 5 से लगाएंगे तो 1 होगा। अब प्यारे बच्चों हमको ज्ञात क्या करना है, HCF। तो आइए हम क्या करते हैं, HCF ज्ञात करते हैं। HCF ज्ञात करने में हमें देखना क्या है कि जैसे यहाँ 2 है तो इसमें भी मतलब इधर की जो जो संख्या इसमें मैच करेगी उसी को हम लिखते हैं। तो जैसे कि यहाँ 2 है प्यारे बच्चों, तो यहाँ भी 2 है, उस 2 को लिख देंगे। यहाँ 1 है तो इस 1, यहाँ भी 1 है तो उस 1 को लिख देंगे। बाकी कोई संख्या मैच नहीं कर रहा है। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो 2 आएगा, मतलब HCF आ गया 2। अब हम बात करते हैं LCM की प्यारे बच्चों। अगर हम LCM ज्ञात करेंगे यानी लघुत्तम समापवर्तक, बस क्या करना, जो जो मैच करता है उसको एक बार, और जो नहीं मैच किया उन सभी को लिख देना है। ठीक है, तो जैसे 2 मैच किया है ना, इसको आप लिख लो पहले, तो हमने 2 लिख लिया, फिर गुने में 3 लिख लो, फिर गुने में ये 1 है तो 1 लिख सकते हो। अब ये 2 तो पहले आ चुका है, क्योंकि जो 2 यहाँ पे मैच किया हुआ है तो एक बार लिख लिए तो दोबारा हम नहीं लिखेंगे। चलो ये 2 हम ये यहाँ पे लिख लिए, तो इस 2 को आप छोड़ देंगे। अब ये 2 बच गया, उस 2 को हम लिख लेंगे, और गुने में ये 5 है तो 5 को लिख लेंगे। अब प्यारे बच्चों हमारे पास आएगा कितना, 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 पंचे 60, हमारे पास 60 आ गया। तो ये हमारे पास एक आंसर निकल करके आ गया, और एक ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। अब हमें HCF ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, इस बात को ध्यान रखना और याद रखना, ये नई वाली बुक है। क्या है ये प्यारे बच्चों, नई वाली बुक है, और पुरानी वाली बुक में ये सब हेर फेर कर दिया गया है। ठीक है, अच्छा, हमें 96 का फैक्टर करेंगे तो ये 96 हमने लिख दिया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे, कितना होगा प्यारे बच्चों, ये 4 दूना 8, 8 दूना 16, 48 हो जाएगा। फिर हम 2 से लगाएंगे तो 2, ये 4, 24 दूना 48 हो गया। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना होगा हमारे पास, 12 दूना 24, फिर 2 से लगाएं तो 6, फिर 2 से लगाएं तो 3, और फिर कह सकते हैं अगर 3 से लगाएं तो हमारे पास 1 आएगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों वहीं हम क्या बात करते हैं, अब यहाँ पे बात करते हैं 404 का। तो 404 का अब हम फैक्टर करेंगे, चलो 2 से लगा लेते हैं, तो यहाँ पे 2 हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 202। याद रखना, अगर कोई यानी लास्ट में किसी भी संख्या के लास्ट में अगर सम संख्या है या 0 है तो समझ जाना ये डेफिनेटली सम संख्या से लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में देखो, यहाँ 2 है तो मतलब सम संख्या यानी 2 से लग जाएगा। तो 2 से लगाएं, 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2, 101 आ जाएंगे। क्लियर। अब प्यारे बच्चों हमको ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं HCF ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। तो HCF कैसे ज्ञात करेंगे प्यारे बच्चों, तो जैसे यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ भी 2 है, 2 2 मैच किया, उस 2 को हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे, है ना। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों,
जैसे कि अब यहाँ भी 2 है तो यहाँ भी 2 है, इस 2 को भी निकाल लेंगे, हमने निकाल लिया। तो ये हमारे पास 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो HCF निकल कर के आ गया प्यारे बच्चों 4। लेकिन यहाँ पे हमें एलसीएम नहीं कह रहा है। अगर एलसीएम भी निकालोगे तो कितना निकल कर के आएगा प्यारे बच्चों, आइए निकाल लेते हैं एलसीएम। कितना आएगा, बस जो जो मैच किया उसको एक बार, जैसे 2 यहाँ पे मैच किया तो एक बार लिख लो, यानी इन दोनों में से एक 2 लिखो, इन दोनों में से एक 2 लिख लो, ठीक है। अब बाकी सबको लिखो, बाकी कितना है 1 2 3, वो लिख लो गुने में 1 2 3, हमने सब 2 को लिख लिया। फिर यहाँ पे 3 है, उस 3 को आप लिख लो, ठीक है, हमने लिख लिया। अब इधर देखो ये 2 तो मैच कर गया था, 101 नहीं मैच किया था, तो हम 101 को लिख लेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब गुना कर लो ना, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, और 32 तिया कितना होता है प्यारे बच्चों, 30 तिया 90, तो 96 हो जाएगा। मतलब 96 गुने में आप कह सकते हैं 101। अब प्यारे बच्चों 96 से 101 में गुना करो, 96 से 1 में गुना करेंगे तो 96, ये फिर मतलब वही होगा 96 96 आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों, है ना, दोनों में गुना करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया प्यारे बच्चों, आंसर निकल करके आ गया। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों नहीं ना। देखो उदाहरण हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें ज़्यादा हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है, हमने जब चैप्टर पढ़ाया था ना उसमें हमने डिटेल से समझा दिया था ना। आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, आगे क्या कहते हैं यहाँ पे देख सकते उदाहरण 4, संख्या 6, 72 और 120 का भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल है, आप क्या करो प्यारे बच्चों, यहाँ से सबसे पहले हल लिख लो, हमने लिखा हल। अब 6 का फैक्टर करो, 2 से लगाएंगे तो 3 हो जाएगा, फिर 3 से लगाएंगे तो 1 हो जाएगा, क्लियर। अब 72 का फैक्टर करो, 72 का, अब कितना से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो 36 दूना 72, क्लियर। अब 2 से लगाएंगे तो 18 दूना 36, है ना। 2 से आप लगा सकते हो, जब देखो सम यानी 2 से कब तक लगा सकते हो, जब तक देखना कि लास्ट में सम संख्या या 0 है तब तक 2 से लगा सकते हो। देखो 72 के लास्ट में सम संख्या था, 2 से लगा दिए। फिर 36 है, 36 के लास्ट में 6 है यानी सम संख्या, 2 से लगा दिए। 18 ये भी सम संख्या, लास्ट में 2 से लगा दो। 9 दूना 18 ये भी सम संख्या, अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3 तिहाई 9, फिर 3 से लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 1 आ जाएंगे, क्लियर। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब क्या करते प्यारे बच्चों, अब लगाते 120 का, चलो 120 का फटका लगाते हैं। 2 से लगाएंगे क्योंकि लास्ट में 0 है तो सम संख्या से ही लगेगा, यानी 2 से ही लगेगा। 60 दूना 120, अभी भी 0 लास्ट में 2 से लग जाएगा, कितना होगा 30 दूना 60, अभी भी लास्ट में 0 है, 2 से डेफिनेटली लगेगा। 15 दूना 30, अब नहीं लगेगा, लास्ट में विषम संख्या है, अब कोई भी सम संख्या से नहीं लगेगा। विषम संख्या 3 से ही लगाओ, 3 × 5 = 15, ठीक है। मन है 5 से लगाया तो 5 × 5 लगा दिए। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हमें ज्ञात क्या करना है भाई, HCF ज्ञात करना है सबसे पहले, तो HCF हम ज्ञात कर लेते हैं। HCF कैसे ज्ञात करेंगे देखना, ये तीनों में होना चाहिए प्यारे बच्चों। HCF निकालने का तरीका, जो संख्या हम ले रहे हैं वो तीनों में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, चलो इस 2 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं गुने में। अब कुछ मच कर रहा है क्या, जैसे कि यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, इसको आप लिख सकते हो 3। अब कहोगे सर यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 आप लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 1 से गुना करेंगे जो है वही रह जाएगा। तो 2 तिहाई 6, 6 × 6, भाई HCF आपने निकाल लिया। अब बात आती है LCM की। अब LCM आप कैसे निकालोगे प्यारे बच्चों, तो LCM निकालने का फंडा बड़ा सिंपल है। आप क्या करो प्यारे बच्चों, जो मैच कर जाता है उसको एक बार लिखते हैं और बाकी को सबको लिख डालते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, देखना यहाँ 3 वाले में था तो तीनों में मैंने देखा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 2 2, इन दोनों में से 1 2 निकाल लो, है ना। हमने क्या किया, जैसे कि यहाँ 2 मैच किया था, यहाँ 2 मैच किया था, यहाँ इन दोनों में से 1 2 निकाल लिए गुने में। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ 3 मैच किया था, यहाँ 3 मैच किया था और यहाँ 3 मैच किया, इन तीनों में से 1 3 निकाल लो, हमने निकाल लिया LCM। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है, जैसे कि आपने क्या देखा कि तीसरे में तो इतना सब मैच कर गया, लेकिन दूसरे में कुछ आपको मैच कर रहा है प्यारे बच्चों। जैसे कि यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, तो LCM ये ध्यान देना होता है इन दोनों में। अगर तीसरा में नहीं मैच कर रहा है उससे कोई फर्क नहीं, अगर दोनों में भी मैच कर रहा है तो उन दोनों में से 1 2 आपको लेना पड़ता है LCM में,
ठीक है। तो जैसे कि यहाँ 2 मैच कर गया, यहाँ 2, इन दोनों में से 1 2 आपको लेना है एलसीएम में, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में अक्सर बच्चा फंस जाते हैं बस। तो यहाँ 2 मैच किया, यहाँ 2, इन दोनों 2 में से 1 2 ले लिया, यहाँ 2 मैच किया, यहाँ 2 मैच किया, इन दोनों 2 में से 1 2 ले लेंगे। हाँ, अगर मैच नहीं करता तो हम पूरे लिख देते, इसमें क्या दिक्कत था, है ना, हमने लिख दिया। अब देखिए उसके बाद मैच कर रहा है, कोई नहीं मैच कर रहा है, जैसे यहाँ 3 है, आगे 3 है ही नहीं, 3 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, हमने 3 लिख दिया। और कुछ मैच कर रहा है क्या, अब कुछ नहीं, हाँ 5 है, 5 कहीं नहीं किसी में, इसमें 5 लिख दो, बस इतना करना होता है भाई, है ना। एलसीएम इसीलिए बच्चा सब फंस जाता है इस टाइप के एलसीएम में, इसलिए ध्यान से जब उदाहरण सॉल्व करते हैं ना, तो ध्यान से थोड़ा सा एडवांस दे देता है। अब देखो प्यारे बच्चों, हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से आपको करना क्या है, यहाँ से देखो गुना कर देंगे, 2 तिहाई 6 और 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 तिहाई सुनते हैं कि 72 होता है, और 72 पंचे 360 होता है ना, तो हम यहाँ पे रख देंगे 360। लो भैया, हमारे पास आंसर निकल करके आ गया, परफेक्ट ना, कोई दिक्कत नहीं ना दिक्कत। प्यारे बच्चों, आपने इसको क्लियर कर लिया, तो आपने चौथा को सॉल्व कर लिया। अब आपके मन में होगा कि सर 5वां सॉल्व कीजिए। प्यारे बच्चों, पुरानी वाली बुक में जो 1.3 में के जितने भी क्वेश्चन थे, नई वाली बुक में 1.2 में आ गए हैं। उसमें जैसे √5 को सिद्ध किया था, उसी तरीके से √3 को सिद्ध करना है, बस आपको संख्या बदलना होता है। यहाँ भी हम सॉल्व कर देते प्यारे बच्चों। हम कैसे करेंगे, यहाँ पे जैसे ये है ना उदाहरण 5 में कि √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करके बताना है, हम इसका अपोजिट मान लेते हैं, मतलब उल्टा मान लेते हैं। जैसे अपरिमेय कह रहा है तो हम इसको परिमेय मान लेंगे। हम यहाँ से लिखते हैं सबसे पहले हल, तो मैंने लिखा हल। अब लिखेंगे क्या, कल्पना किया कि, मैंने लिखा कल्पना किया कि, प्यारे बच्चों किया कि, क्या कल्पना किया, तो मैंने कल्पना किया कि √3 एक जो है प्यारे बच्चों क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे परिमेय संख्या, तो यहाँ पे लिख देते हैं परिमेय संख्या है। कल्पना किया कि, क्या कल्पना किया कि √3 एक परिमेय संख्या है। अब प्यारे बच्चों, जब हम परिमेय संख्या मान लिए हैं, तो परिमेय संख्या किसके बराबर होता है, p/q के बराबर में होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, √3 को p/q के बराबर में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमने परिमेय संख्या माना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं प्यारे बच्चों, आइए यहाँ पे लिखते हैं √3 बराबर p/q। p/q एक फॉर्मेट है, p/q मतलब परिमेय संख्या का। अब a/b भी लिख सकते हैं, आप x/y भी लिख सकते हैं, बस कंडीशन को दर्शाना होता है। तो हमने यहाँ पे √3 बराबर p/q लिख दिया, कोनो दिक्कत नहीं ना दिक्कत। लेकिन p/q सोचे कहने से नहीं होता है प्यारे बच्चों। अगर मैं कह दूं कि √3 बटा में 1, क्या ये भी तो p/q के रूप में है, क्या ये परिमेय संख्या है? तो आप कहेंगे सर ये क्या बेहूदगी वाली बात कर रहे हैं, ये परिमेय संख्या कैसे होगा, ये तो अपरिमेय संख्या है। तो वही बात है, सीधा आप p/q लिख देने से नहीं होता है, इसमें कंडीशन दर्शाना होता है। कंडीशन ये है कि जहां, क्या जहां, तो यहां पे हम लिखते हैं कि जहां, है ना, q के बराबर में 0 नहीं होना चाहिए। क्या, q के बराबर में 0 नहीं होना चाहिए। अब आप कहोगे सर अगर √3 रख दिए बट्टे में 1 रख दिए, तो यहाँ ऊपर p होता है और नीचे q होता है। तो आप देखो सर q के बराबर में तो हमने 0 नहीं रखा, तो अब कहिए ना ये परिमेय संख्या है, हम कहेंगे नहीं। तो आप कहेंगे सर आप तो कहे कि q के बराबर 0 नहीं होता है, हमने q के बराबर 0 नहीं रखा था, क्यों नहीं है परिमेय संख्या? क्यों? क्योंकि आगे भी कुछ कंडीशन है, वो भी कंडीशन को हम लिखते चलेंगे। सीधा लिख देंगे q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। और भी इसका कंडीशन है कि q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ प्यारे बच्चों p और q का HCF, प्यारे बच्चों HCF जो है वो 1 होना चाहिए। यही मेन पॉइंट है प्यारे बच्चों, HCF 1 होना चाहिए। अब देख लो, जैसे कि अगर √3 है, √3 बट्टे में अगर हम √2 रख दिए, क्या इसका HCF 1 आएगा? नहीं आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो परिमेय संख्या कहता है कि HCF प्यारे बच्चों 1 होना चाहिए। अब आपके मन में आएगा सर 6/4 हमने 4 रख दिया, क्या इसका HCF 1 आएगा? बिल्कुल आएगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल आएगा। क्या करो, 4 और 6 का एलसीएम निकाल लो। आप कहोगे सर 4 और 6 का एलसीएम निकालें यानी HCF निकालेंगे तो बड़ा सिंपल है, अभाज्य गुणन विधि से करेंगे। 2 गुने में 3 लिख देंगे 6 को, और 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने में 2 लिख सकते हैं। तो अब देखिए सर HCF
तो 2 आ गया, क्योंकि HCF निकालते जो पहले में रहता है वो नीचे में भी रहता है, उसको HCF निकाल देते हैं, तो HCF 2 आ गया। नहीं बाबू, इसको क्या करना होता है, काटना पड़ता है, इसलिए हम सब कुछ हम आपको डिटेल से बताते हैं। वैसे HCF निकालोगे तो 2 आएगा, लेकिन इसको काटो, अगर 3 दूना 6, 2 दूना 4, अब 3/2 आ गया। अब इसका HCF निकाल करके देखो, 3 को क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 3 गुने में 1 लिख सकते हैं। 2 को क्या लिख सकते, 2 गुने में 1। अब देखो HCF कितना आ गया प्यारे बच्चों, 1 आ गया। यही होता है बात। तो ये परिमेय संख्या हो गए ना, हाँ, तो HCF 1 आना चाहिए, ये मेन पॉइंट है। बहुत सारे बच्चे लिखते नहीं हैं, नहीं लिखोगे तो जाके मुंह के बल गिरोगे, जहाँ संग्राम चलेगा, युद्ध चलेगा, कि हाँ डिस्कस चलेगा, तो वहाँ मात खा जाओगे प्यारे बच्चों। और P और Q जो है वो पूर्णांक होते हैं, ये सब लिखने की आपको जरूरत नहीं है, आप चाहो तो लिख सकते प्यारे बच्चों। इतना हमने लिख दिया तो वो काफ़ी है प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर, हाँ भाई, आपने समझ लिया। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया, तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। इसको सॉल्व करते हैं कैसे, इसके नीचे 1 छिपा रहता है, R बार गुना कर लो ना, P से 1 में गुना करेंगे तो P, और बराबर में इसको गुना करेंगे तो √3Q हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो आइए दोनों तरफ वर्ग करते हैं, इसका P का स्क्वायर करेंगे, अब √3Q इसका होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे कि दोनों तरफ है प्यारे बच्चों, तरफ वर्ग करने पर, हमने लिख दिया वर्ग करने पर, राइट ना। आपने इसको समझ लिया। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, तो ये निकल के आएगा, ये आएगा P² और बराबर में इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए रूट से तो स्क्वायर हट जाएगा, तो ये सिर्फ बचेगा 3, और Q पे तो स्क्वायर लगा ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि 2 बार गुना करेंगे तो ये 3Q² आएगा। अब देखो प्यारे बच्चों, जैसे कि 3 गुना में बराबर से इधर लाएंगे तो बट्टा में आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 से P² में भाग देगा। भाग देने का मतलब ये हुआ कि 3 जो है, कहने का मतलब यहाँ पे हम समझा देते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज, जैसे P² है ना, तो हमने लिखा P², ठीक है, और बराबर था ना तो बराबर लिखे। अब मन है जो 3 गुना में बराबर से इधर लाएं तो इधर बट्टा में आ जाएगा कि नहीं, तो समझाने के लिए समझो। कहने का मतलब ये हुआ कि 3 से P² तो कट जाएगा प्यारे बच्चों, है ना। 3 से क्या होगा, P² कटने का मतलब ये हुआ कि 3 से P² विभाजित हो रहा है, ठीक है। तो आइए प्यारे बच्चों, हम यहां पे लिख देंगे कि P² 3 से विभाजित है, विभाजित है, ठीक है, विभाजित है। इसलिए प्यारे बच्चों, इसलिए P भी 3 से विभाजित है। अब कहोगे सर कैसे, P भी 3 से विभाजित है, तो वो हम समझा देते कि P² जब 3 से विभाजित है तो P भी कैसे 3 से विभाजित है। मान लो प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर हम कहें 9/3, तो यहाँ पे 9 को मान लो कि P², ठीक है। तो अगर हम इसको मानते, या मानो या ना मानो कोई बात नहीं, 3 से 9 तो कट जाएगा, 3 तिया 9, तो आप कह सकते हैं कि अगर 9 का वर्गमूल अगर जो 3 होता है तो ये भी 3 तो 3 से कट जाएगा, है ना। मतलब यही ना हुआ प्यारे बच्चों। जैसे कि अगर बात करते हैं कि 3 का वर्ग बट्टे में 3, मान लो कि ये हमारे पास P है, ठीक है, 3। अब प्यारे बच्चों ऐसा नहीं कि 3² जो है वो 3 से नहीं कटेगा। 3 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 9 तो 3 से कट जाएगा। अब कहा जाए कि 3 भी तो 3 से भी, ये 3 तो कट जाएगा ना, यानी 3² भी कटा। 3² का मतलब 9/3 हुआ ना, 3² का मतलब 9/9 हुआ, 3 तो नीचे 3। तो आप देख रहे हैं कि 3 का स्क्वायर 9 निकाले तो 9 भी 3 से तक कट गया ना। तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि अगर P² 3 से विभाजित यानी कट रहा है तो P भी 3 से कटेगा डेफिनेटली। कहने मतलब यहाँ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझो कि अगर 9 कटेगा 3 से, 3 तिहाई 9, तो इसका वर्गमूल मतलब 3 भी तो 3 से कट जाएगा ना, वही बात है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, ज़्यादा यहाँ पे माथापेची करने की जरूरत नहीं है। तो P² 3 से विभाजित है तथा P भी 3 से विभाजित है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आगे हम आपको समझाते हैं, ठीक है। ये आपने समझ लिया। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, अब क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना P बराबर 3m रखेंगे या 3r, कुछ भी मान सकते हैं, इसमें मानना पड़ेगा आपको। लिखते हैं कि माना P बराबर 3
एम रखने पर या 3R या 3Z कुछ भी आप मान सकते हैं, माना P बराबर 3M रखने पर हमने रख दिया रखने पर। अब ये P बराबर 3M किस में रखेंगे प्यारे बच्चों, तो ये जो आप देख रहे हैं ना, तो इसको हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या मानते हैं इसको, समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है, समीकरण 1। तो अब हम क्या करेंगे, P बराबर जो 3M रखे हैं वो समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या, P² बराबर 3Q² है। तो समीकरण 1 में P बराबर 3M रखने पर किस में, समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 क्या है प्यारे बच्चों, P² है। तो P के जगह पे हम रख देते हैं 3M और इसका कर देते हैं स्क्वायर, और P² का मान ये आ गया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे देखेंगे √3Q था, तो नहीं, हाँ 3Q² था, तो 3Q² रख दो यहाँ पे, 3Q² हमने रख दिया। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको अब सॉल्व करो। सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो ये 9M² होगा, बराबर में ये 3Q² होगा। काट सकते हो प्यारे बच्चों, 3 तिहाई 9 काट दो ना, 3 तिहाई 9 ये कट गया। तो हम कह सकते हैं कि Q² बराबर जो आ गया 3M²। तराजू को उलट दिए, Q² इधर था तो इधर रख दिए, 3M² उधर रख दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको मान लेते हैं प्यारे बच्चों समीकरण 2, समीकरण 2 प्यारे बच्चों, हमने समीकरण 2 मान लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे क्या कि Q² यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे प्यारे बच्चों Q² लिखते हैं, Q² 3 से विभाजित है, विभाजित है, इसलिए प्यारे बच्चों Q भी 3 से विभाजित होगा, Q भी 3 से विभाजित होगा, करेक्ट ना, हमने रख दिया। अब 3 से देखो, Q² 3 से विभाजित मतलब 3 से कट रहा है, तो Q भी 3 से विभाजित होगा, यानी Q² जब कट रहा है तो Q भी कटेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि P और Q जो है, P भी और Q दोनों के दोनों 3 से कट रहे हैं, यानी 3 से विभाजित हो रहे हैं। तो यहां पे लिखेंगे कि यहां, या फिर चूंकि लिखते हैं, चूंकि P और Q, P और Q दोनों के दोनों 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है। क्या लिखें, 3 से विभाजित है। जब 3 से विभाजित है दोनों P और Q दोनों के दोनों 3 से विभाजित, इसका मतलब ये पता चल रहा है कि इसका अगर HCF निकालेंगे तो 3 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब इसका HCF निकालेंगे तो 3 आएगा ना प्यारे बच्चों। कैसे आएगा, जैसे अगर मान लो कि P का मान लेते हैं 6, P का मान लेते हैं मान 6, और Q का मान लेते हैं, चलो क्या मान ले, 9 मान लेते हैं, हमने 9 मान लिया। अब ये P का मान है मान लो, और ये क्या है, किसका मान, ये Q का मान है, चलो मान लेते हैं। तो प्यारे बच्चे दोनों के दोनों ये कटने वाले, 3 से कटने वाले हैं। 3 से कटने का मतलब 6 को काट सकते 3 दूना 6, और 9 को काट सकते हैं 3 तिहाई 9। कहने का मतलब जब 3 से कटने वाला है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 3 गुने में 2, 3 दूना 6, और 9 को क्या लिख सकते हैं 3 गुने में 3। तो मतलब आप देख रहे हैं जब 3 से कटने वाला है, हमने एक मान माना, तो इसका HCF क्या निकल करके आ गया, 3 ही तो निकल करके आ गया, HCF निकल के आया 3। तो वही बात, अब कंसेप्ट समझ में आएगा। देखो P और Q दोनों 3 से विभाजित है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका HCF 3 आएगा ना। अगर P भी 3 से कट रहा है, Q भी 3 से कट रहा है, तो जब दोनों को निकालेंगे तो इसका HCF 3 आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे उदाहरण समझा दी कि मान ले कि माना P का मान 6, Q का मान 9, तो आप देख रहे हैं जब इसका निकाले HCF तो 3 आया ना। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि P और Q दोनों 3 से विभाजित है, इसलिए HCF यानी P, Q का HCF जो होगा प्यारे बच्चों, HCF क्या होगा, 3 होगा। अब प्यारे बच्चों जब HCF इसका 3 आ गया तो P बाई Q क्या कहता है, यहां पे हमने कंडीशन माना था ना, P बाई Q, यहां पे देखो P बाई Q यानी P और Q का HCF 1 होना चाहिए। P और Q का क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, HCF 1 होना चाहिए। जब 1 होना चाहिए प्यारे बच्चों तब जाकर के वो परिमेय संख्या होगा। लेकिन यहां क्या देख रहे हैं, यहां HCF निकल करके आ गया 3,
मतलब HCF एक नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो संख्या है √3 जिसको हमने माना था, ये वाक्य में अपरिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या होता तो हम अगर इसका HCF निकालते तो 1 आना चाहिए था, लेकिन 1 नहीं आया, HCF निकल करके आ गया 3। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अतः हमारी कल्पना गलत है, यानी HCF 3 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका HCF 1 नहीं आया। तो हम लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या। लिखेंगे कि अतः हमारी कल्पना जो है प्यारे बच्चों, कल्पना गलत है। गलत है। क्लियर, गलत है। इससे सिद्ध होता है कि इससे सिद्ध होता है कि, है ना, तो इससे सिद्ध होता है कि सिद्ध होता है कि क्या होता है, इससे सिद्ध होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर। तो भाई आपने क्या किया, इसको समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न, ये तो बड़ा आसान है, लल्लू पंजू वाला है। हम इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। कैसे हल करेंगे प्यारे बच्चों, देखना, जैसे कि 5 माइनस के √3 है, तो वाक्य में क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, तो इसका विपरीत मान लेंगे कि माना या कल्पना किया कि। तो हम यहाँ पे क्या करते, कल्पना किया कि लिखते हैं, कल्पना, है ना, कल्पना किया कि चलो कल्पना किया कि 5 माइनस के √3 एक परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या है। तो हमने लिख दिया परिमेय संख्या है। तो जब हमने परिमेय संख्या माना तो हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों कि 5 माइनस के √3 बराबर p/q लिखेंगे। जहां आपको कंडीशन आपको भर देना, जहां क्या क्या कंडीशन है प्यारे बच्चों, तो q के बराबर में 0 नहीं होना चाहिए, एवं q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, एवं प्यारे बच्चों p और q का HCF प्यारे बच्चों का HCF जो होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्लियर, आपने यहाँ क्लियर कर लिया। अब यहाँ से बस कुछ नहीं करना, ये तो बड़ा सिंपल है। आप 5 जो देख रहे हैं, 5 को इधर रख लो, या फिर अपरिमेय संख्या को इधर रखो। जैसे माइनस वाले हैं ना, तो माइनस का अगर आप ऐसे √3 रख लेते हैं, क्लियर, बराबर में ये प्लस का 5 है, पक्षांतर कर देंगे तो क्या होगा, हमारे पास इधर जो हो जाएंगे वो p/q, ये हो जाएगा माइनस के हमारे पास कितना, तो 5 हो जाएंगे। क्लियर। अब आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, दोनों तरफ माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस का √3, और इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो जो प्लस वाला वो माइनस, जो माइनस वाला वो प्लस का हो जाएगा। तो ये माइनस का 5 जो वो प्लस का 5 हो जाएगा, और प्लस का p/q ये हो जाएगा माइनस का p/q। हमने क्लियर कर दिया, तराजू को घुमा दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों। तो आप देख रहे हैं क्या, √3 क्या है प्यारे बच्चों, एक अपरिमेय संख्या है, और 5 माइनस p/q इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या हमेशा बराबर नहीं हो सकते, यह संभव बात है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या डायरेक्ट कि ये हमारे पास अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और बराबर ये कौन सी संख्या, इसे सॉल्व कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे पास परिमेय संख्या है। क्लियर, तो ये परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या क्या कभी हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो हम लिखेंगे असंभव है। क्या लिखेंगे, असंभव है। तो असंभव है, तो लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि लिखेंगे अतः हमारी, है ना, कल्पना प्यारे बच्चों, कल्पना गलत है ना। इससे सिद्ध होता है कि इससे सिद्ध होता है कि लिखेंगे सिद्ध होता है कि, क्या लिखेंगे, इससे सिद्ध होता है कि भाई वो हमारे पास 5 माइनस के √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर, संख्या है, राइट ना।
हमने बना दिया। अब प्यारे बच्चों ये उदाहरण 6 सॉल्व हो गया। अब बात आती उदाहरण 7 की। उदाहरण 7 क्या, ये तो बड़ा सिंपल है। आप इसे क्या मान लेना, ये परिमेय संख्या मान लेना। जब परिमेय संख्या मानोगे तो √3 बटा में py³ लिख सकते हैं। और बस वही जहाँ जो कंडीशन आप लिख रहे हो घिसी पिटी बात है, वो कंडीशन आपको लिख देना है, बस करना ये। अब क्या करना प्यारे बच्चों, ये 3 जो देख रहे हैं आप क्या कर सकते हो, √3 बराबर 3 गुना में है, बराबर से इधर जो आएगा तो ये बट्टा में आएगा, यानी 3³ हो जाएगा। तो इस साइड आप देखोगे परिमेय संख्या और इस साइड अपरिमेय संख्या, दोनों क्या बराबर हो सकता है, लिखेंगे क्या असंभव है। मतलब पीछे वाले क्वेश्चन लिख दिए थे ना असंभव है, जब असंभव है तो हम लिख देंगे, अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। बस आपको फैक्टर समझने आना चाहिए, जैसे ये शब्द है ना वही शब्द आपको नीचे लिख देना है, बस संख्या बदल देना इधर का, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो प्यारे बच्चों वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों को भी शेयर करना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।